आंकड़ों का व्यवस्थितीकरण, वर्गीकरण, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, क्लासिफिकेशन। अब क्या है देखिए, आंकड़ों का व्यवस्थितीकरण एकत्रित समंकों को, जिन्हें उनके मूल रूप में कच्चे आंकड़े कहा जाता है, कुछ समझने योग्य बनाने के लिए व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को समंकों का व्यवस्थितीकरण या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा कहा जाता है। जब अनुसंधानकर्ता आंकड़ों को एकत्रित करता है, आंकड़े जिस रूप में होते हैं वो कच्चे आंकड़े कहलाते हैं। इनको समझना आसान नहीं होता है, तो इनको समझने के लिए, सरल करने के लिए इनको व्यवस्थित किया जाता है या ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस को समंकों का व्यवस्थितीकरण या आंकड़ों का व्यवस्थितीकरण या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा कहा जाता है। अब देखिए, वर्गीकरण क्या है। समंकों को उनकी विशेषताओं के आधार पर विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जाता है। ये प्रक्रिया या ये क्रिया जो है, ये वर्गीकरण की या क्लासिफिकेशन की क्रिया कहलाती है। अब देखिए, वर्गीकरण के क्या उद्देश्य हैं। सबसे पहला उद्देश्य है वर्गीकरण का तथ्यों को सरलीकरण करना। तो वर्गीकरण करने से क्या होता है, जो कच्चे आंकड़े हैं, समझ में नहीं आते आसानी से, उनको समझना आसान हो जाता है। दूसरा, तथ्यों को तुलनीय बनाना। जब आंकड़ों को किसी गुण के आधार पर रखा जाता है तो उससे उनका कंपैरिजन करना आसान हो जाता है। आंकड़ों की उपयोगिता में वृद्धि, क्योंकि समान गुण के आधार पर आंकड़ों को तैयार किया जाता है तो इससे उनकी उपयोगिता में वृद्धि हो जाती है। इसी तरह से वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत करना, इसका जो वर्गीकरण का उद्देश्य है। अगला है आंकड़ों को आकर्षक बनाना। आंकड़ों को आकर्षक बनाना से मतलब, जब कच्चे आंकड़े होते हैं वो अव्यवस्थित होते हैं, समझने में कठिनाई होती है, तो उसको ऐसे बनाया जाता है कि समझना आसान हो जाता है और आकर्षित हो जाता है। अब आदर्श वर्गीकरण के क्या आवश्यक तत्व हैं। सबसे पहला तो तत्व है इसका व्यापकता। जो आदर्श वर्गीकरण है, इसमें जितनी भी इकाइयाँ दी हुई हैं, ये सब इकाइयाँ शामिल होनी चाहिए। दूसरा है स्पष्टता। तीसरा है वर्गों की पारस्परिक पृथकता। वर्गों की पारस्परिक पृथकता से मतलब है, एक वर्ग में जो भी तथ्य आते हैं, आंकड़े आते हैं, उनकी ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से स्थिरता, इसका एक आवश्यक तत्व है। लोचशीलता, मतलब आंकड़े या वर्गीकरण इस तरह का होना चाहिए कि उसमें आवश्यकता अनुसार संशोधन किया जा सकते। अनुकूलता है अगला जो आवश्यक तत्व। इसी तरह से अंतिम है इसका सजातीयता। अब आगे देखिए, वर्गीकरण की विधियां कौन सी हैं। सबसे पहला है जो विधि, यह है वर्गीकरण की भौगोलिक वर्गीकरण। दूसरी है समयानुसार वर्गीकरण। तीसरी विधि गुणात्मक वर्गीकरण। चौथी विधि संख्यात्मक वर्गीकरण। फिर से देखिए, भौगोलिक वर्गीकरण, समयानुसार वर्गीकरण, तीसरा है गुणात्मक वर्गीकरण। गुणात्मक वर्गीकरण को फिर से दो भाग में बांटा है। पहला है साधारण वर्गीकरण और दूसरा है बहुगुण वर्गीकरण। चौथा है संख्यात्मक वर्गीकरण। इसमें भी दो भाग हैं। कौन कौन सी विधियां हैं, खंडित चर और अखंडित चर। अब सबसे पहले देखिए भौगोलिक वर्गीकरण। एकत्रित किए गए आंकड़ों को स्थानीय भौगोलिक स्थिति के अनुसार, जैसे देश, शहर, जिला आदि में वर्गीकृत किया जाता है। जैसे किसी एक प्रांत के जिलों में जनसंख्या का वर्गीकरण भौगोलिक वर्गीकरण कहलाता है। दूसरा वर्गीकरण है समयानुसार वर्गीकरण। अब देखिए, समयानुसार वर्गीकरण में क्या होता है। समयानुसार वर्गीकरण में जब आंकड़ों का वर्गीकरण वर्ष, माह, सप्ताह आदि के अनुसार किया जाता है, तब उसे समयानुसार वर्गीकरण कहते हैं। यहाँ पे देखिए एक छोटी सी टेबल दी हुई है। इस छोटी टेबल में दिखाया है, यहाँ पे वर्ष दे रखा है और यहाँ पे जनसंख्या दे रखी है करोड़ों में। यहाँ पे देखिए 1951 में जनसंख्या है 35 करोड़ 70 लाख, 1971 में जनसंख्या है 54 करोड़ 60 लाख और 1991 में जनसंख्या है 81 करोड़ 80 लाख। तो यहाँ पर समय दिया हुआ है, समय के अनुसार वर्गीकरण किया गया है। वर्ष के रूप में दिया है समय यहाँ पे
तो ये वर्गीकरण समयानुसार वर्गीकरण कहलाता है। अगला देखिए, ये है गुणात्मक वर्गीकरण। जब तथ्यों का वर्गीकरण है, ये वर्णनात्मक विशेषताओं जैसे साक्षरता, व्यवसाय आदि के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटा जाता है, तो ये गुणात्मक वर्गीकरण कहलाता है। गुणात्मक वर्गीकरण दो प्रकार का होता है। पहला कौन सा है? साधारण वर्गीकरण। जब एक गुण की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर तथ्यों को दो वर्ग में विभाजित किया जाता है, तो ऐसे विभाजन को साधारण वर्गीकरण कहते हैं। जैसे स्त्री पुरुष, विवाहित अविवाहित, शिक्षित अशिक्षित, अमीर गरीब। तो ये वर्गीकरण साधारण वर्गीकरण है, क्योंकि यहाँ पर एक ही गुण को लिया गया है। जैसे मान लीजिए भारत देश की जो कुल जनसंख्या है, ये जनसंख्या को अगर हम दो भाग में बांटते हैं, यहाँ पे हम लिख देंगे पुरुष और यहाँ पर आ जाएगा महिलाएं। तो यहाँ पे क्या है? एक ही गुण लिया है। तो यहाँ पे हमें बता रखा है जनसंख्या को दो भाग में बांटा है, पुरुष या महिलाएं। तो ये वर्गीकरण साधारण वर्गीकरण कहलाता है। दूसरा है बहुगुण वर्गीकरण। बहुगुण वर्गीकरण क्या होता है? जब तथ्यों को एक से अधिक गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, तो उसे बहुगुण वर्गीकरण कहते हैं। जैसे देखिए, भारत की जनसंख्या है। अब ये जनसंख्या को क्या करते हैं? दो भाग में बांटा गया है। जैसे पुरुष, यहाँ पर लिख दिया पुरुष और यहाँ पर हो गया स्त्रियां या महिलाएं। अब पुरुष को भी दो भाग में बांट सकते हैं, साक्षर पुरुष, साक्षर और या शिक्षित और अशिक्षित। ठीक है, ये अशिक्षित आ गया यहाँ पे। इसी तरह से महिलाओं को भी दो भाग में बांट सकते हैं, ये शिक्षित और अशिक्षित अशिक्षित। तो यहाँ पर क्या हो गया? देखिए, ये जो जनसंख्या है दो गुण लिए गए हैं यहाँ पे। पहले तो ये साधारण वर्गीकरण की तरह हो गया, पुरुष और महिलाओं में बांट दिया। इसको फिर से शिक्षित और अशिक्षित के रूप में बांट दिया। तो ये वर्गीकरण बहुगुण वर्गीकरण कहलाता है। अब देखिए आगे, संख्यात्मक वर्गीकरण। संख्यात्मक तथ्यों को चर कहते हैं, और चर वह संख्यात्मक इकाई है जो मात्रा अथवा आकार में घटता बढ़ता रहता है। जैसे व्यक्तियों की आयु, लंबाई, मजदूरी, वजन, प्राप्तांक आदि। चर दो तरह के होते हैं। पहला तो है खंडित चर। खंडित चर वो हैं जिनके मूल्य निश्चित और पूर्णांकों के रूप में होते हैं। दूसरा है अखंडित चर। वह चर जो निश्चित नहीं होता, जिसका निश्चित सीमाओं के अंतर्गत कोई भी मूल्य हो सकता है, वो अखंडित चर कहलाते हैं। अब देखिए, यहाँ पे एक टेबल दी हुई है। इसमें हम खंडित चर और अखंडित चर को आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पे दे रखा है, देखिए इस साइड को, इसमें दे रखा है छात्राओं के प्राप्तांक, और यहाँ पे ये प्राप्तांक कितने बच्चों के आए हैं, कितने छात्रों के आए हैं। जैसे 1 प्राप्तांक 2 छात्रों को मिले, 5 प्राप्तांक 4 बच्चों को आए हैं, और 10 प्राप्तांक 12 बच्चों के आए हैं। तो यहाँ पर प्राप्तांकों की संख्या पूर्णांक में दी है, और साथ ही छात्र संख्या पूर्णांक में दी है। अब दूसरा जो है अखंडित चर, देखिए क्या होता है। यहाँ पे दे रखा है वजन छात्रों का, और यहाँ पे कितने छात्रों का ये वजन है। अब दे रखा है इससे 10 से 20 छात्रों का वजन 5 छात्रों का है, और 20 से 30 किलोग्राम वजन 4 छात्रों का है। इसी तरह से 30 से 40 किलोग्राम वजन 15 छात्रों का है। अब ये अखंडित चर क्यों है? क्योंकि ये संख्या पूर्णांक भी हो सकती है और पूर्णांक नहीं भी हो सकती है। जैसे 11.5 है, ये भी यहाँ पर आएगा। 11.5 किलोग्राम वजन जो है ये इसी के अंतर्गत आएगा। तो 11.5 पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये अखंडित चर है। तो इस तरह से ये खंडित चर और अखंडित चर को इस टेबल के द्वारा हम आसानी से समझ सकते हैं। आगे है संख्यात्मक वर्गीकरण की विधियाँ। संख्यात्मक वर्गीकरण की 2 विधियाँ हैं। कौन कौन सी विधि है? पहला है कच्चे आंकड़े और दूसरी है सांख्यिकी श्रेणियाँ। अब कच्चे आंकड़े क्या है? ऐसे आंकड़े जिन्हें एक अनुसंधानकर्ता
अपने अनुसंधान के दौरान संकलित करता है, ये आंकड़े अव्यवस्थित रूप में होते हैं। मतलब जब अनुसंधानकर्ता आंकड़े एकत्रित करता है, आंकड़े जिस रूप में होते हैं वो कच्चे आंकड़े कहलाते हैं, क्योंकि ये आंकड़े समझने में आसान नहीं होते। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण दिया है, 15 खिलाड़ियों के द्वारा, क्रिकेट खिलाड़ियों के द्वारा बनाए गए रन दिए हुए हैं। यहाँ पे देखिए, पहले खिलाड़ी ने 15 रन बना रखे, दूसरे ने 58, इसी तरह से ये छठे खिलाड़ी ने 24 रन, ये 7वें ने 58 रन, और 11वें खिलाड़ी ने 11 रन, 15वें खिलाड़ी ने 68 रन। तो ऐसे ही दे रखा। ये रन जो हैं व्यवस्थित तरीके से नहीं रखे गए हैं, इनको समझने में थोड़ा टाइम लगता है। किसने सबसे कम रन बनाए, किसने सबसे ज़्यादा रन बनाए, इसको समझना थोड़ा एकदम से आसान नहीं होता। अगर सारणी ये लंबी है, कच्चे आंकड़े बहुत ज़्यादा हैं, तो उनको समझना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये जो संख्यात्मक वर्गीकरण की विधियाँ हैं, इसमें पहला हो गया कच्चे आंकड़े। आगे देखिए, ये है सांख्यिकी श्रेणियाँ। ऐसे आंकड़े जिन्हें किसी क्रम अथवा विशेषता के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है, इसमें केवल आंकड़ों को क्रमबद्ध ढंग से व्यवस्थित करना होता है। जैसे ये जो अभी आंकड़े दिए हुए थे, इस आंकड़ों को अगर हम व्यवस्थित तरीके से रख देंगे तो ये आंकड़े जो वर्गीकरण है, ये क्या कहलाएगा? सांख्यिकी श्रेणियाँ कहलाएगा। जैसे हम यहाँ पे लिख देंगे, ये खिलाड़ियों के द्वारा बनाए गए रन, तो रन में हम लिख सकते हैं 0 से 10 या 10 से 20। ये कितने छात्रों ने बनाए, इसके आगे लिख सकते हैं कितने खिलाड़ियों के द्वारा बने रन। मान लीजिए ये 5 खिलाड़ियों ने बनाए, ये मान लीजिए 7 खिलाड़ियों ने बनाए। तो ये आंकड़ों के रूप में इनको रख दिया जाता है व्यवस्थित तरीके से। ये सांख्यिकी श्रेणियाँ कहलाती हैं। अब सांख्यिकी श्रेणियों के क्या प्रकार हैं, देखिए। सबसे पहला है व्यक्तिगत श्रेणी, दूसरा है आवृत्ति वितरण श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी भी को 3 तरीकों से रखा जा सकता है। अब देखिए, व्यक्तिगत श्रेणी में पहला है वर्णमाला अनुसार। इसमें अल्फ़ाबेटिकल रख दिया जाता है। अल्फ़ाबेटिकल रखने से जो श्रेणी होती है ये आसान हो जाती है, अध्ययन करना आसान हो जाता है। चढ़ते हुए क्रमानुसार या असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में मतलब सबसे पहले छोटे अंक और उसके बाद बड़ी संख्याएं आती जाती हैं। तीसरा है उतरते हुए क्रमानुसार, डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग का मतलब है पहले बड़ी संख्या, फिर उसके बाद छोटी संख्या आती रहती हैं, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। अगला जो सांख्यिकी श्रेणियों के प्रकार हैं, ये है आवृत्ति वितरण श्रेणी। ये 2 तरह की होती है मुख्य रूप से। पहला है खंडित श्रेणी और दूसरा है अखंडित श्रेणी। अखंडित श्रेणी को भी फिर से अलग अलग भागों में बांटा गया है। इसमें है पहला अपवर्जी श्रेणी, दूसरा है समावेशी श्रेणी, तीसरा है आरोही अथवा अवरोही श्रेणी, अगला खुले सिरे वाली श्रेणी, संचयी आवृत्ति श्रेणी और मध्य मूल्यों वाली श्रेणी। तो इस तरह से सांख्यिकी श्रेणियों के 2 मुख्य प्रकार हैं, व्यक्तिगत श्रेणी और आवृत्ति वितरण श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी को 3 भाग में बांटा है, वर्णमालानुसार, चढ़ते हुए क्रमानुसार, उतरते हुए क्रमानुसार। और आवृत्ति वितरण श्रेणी को 2 मुख्य भाग में बांटा है, खंडित श्रेणी और अखंडित श्रेणी। और जो अखंडित श्रेणी है, इसको फिर से अलग अलग भाग में बांटा है, अपवर्जी श्रेणी, समावेशी श्रेणी, आरोही अथवा अवरोही श्रेणी, खुले सिरों वाली श्रेणी, संचयी आवृत्ति श्रेणी और मध्य मूल्यों वाली श्रेणी। तो इस तरह से ये सांख्यिकी श्रेणियों के प्रकार हैं। अब इसमें देखिए, सबसे पहले खंडित श्रेणी। चर के प्रत्येक मूल्य की आवृत्ति को उसके सामने दर्शाते हुए आंकड़ों के क्रमबद्ध विन्यास को खंडित श्रेणी कहा जाता है। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, मान लीजिए ये 2 कॉलम हैं, यहाँ पे अंक दिए हुए हैं 2, 5 और ये 6। ये
यहाँ पे छात्रों की संख्या है, मान लीजिए 2 अंक 5 छात्रों के हैं, 5 अंक 10 छात्रों के हैं और 6 अंक जो हैं ये 5 छात्रों के हैं। तो ये जो है खंडित श्रेणी कहलाती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, चर के प्रत्येक मूल्य की आवृत्ति को उसके सामने दर्शाते हुए आंकड़ों के क्रमबद्ध विन्यास को खंडित श्रेणी कहा जाता है। ये आवृत्ति है इसकी। अब आवृत्ति क्या होती है, देखिए आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, किसी समग्र में एक मद जितनी बार आता है उसे उस मद की आवृत्ति कहा जाता है। दूसरा है वर्ग आवृत्ति, किसी वर्ग विशेष में आने वाले पदों की संख्या उस वर्ग की आवृत्ति कहलाती है। अगला है मिलान रेखाएं, प्रत्येक वर्ग की आवृत्ति मालूम करने के लिए मिलान रेखाओं का प्रयोग किया जाता है जिससे गणना आसान हो जाती है। अब देखिए अखंडित श्रेणी, वर्गांतरों के अनुसार वर्गीकरण के तथ्यों को कुछ विशेषताओं के अनुसार विभिन्न समूहों में बांटा जाता है जिन्हें वर्गांतर कहते हैं। अखंडित श्रेणी में मदों को प्रस्तुत करने में कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब कौन कौन से शब्द हैं, जैसे है वर्ग सीमाएं, जिन 2 सीमाओं के अंतर्गत वर्ग बनते हैं उन्हें वर्ग सीमाएं कहते हैं। जैसे अगर हम कहेंगे 10 से 20 तो ये 10 जो है ये निम्न सीमा हो गई और 20 जो है ये उच्च सीमा हो गई, तो ये वर्ग सीमाएं कहलाती हैं। फिर है वर्ग विस्तार, किसी वर्ग की उच्च और निम्न सीमा के अंतर को वर्ग विस्तार कहते हैं। जैसे अगर हम लिखते हैं 100 से 200 तो वर्ग विस्तार कितना है, यहाँ 100 का 200 में से 100 को माइनस कर देंगे, घटा देंगे, कितना आ गया, 100 आ गया, तो ये वर्ग विस्तार है। वर्ग विस्तार का मतलब क्या हो गया, किसी वर्ग की उच्च और निम्न सीमा का अंतर वर्ग विस्तार कहलाता है। अगला है मध्य मूल्य या मध्य बिंदु, मिड पॉइंट, किसी वर्ग की उच्च सीमा और निम्न सीमा के मध्य स्थान को मध्य मूल्य या मध्य बिंदु कहते हैं या औसत कहते हैं, उसको समझ लीजिए। जैसे 100 से 200 है, 100 से 200 का मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, मिड वैल्यू कैसे निकलेगी इसकी, इन दोनों को जोड़ देंगे 100 और 200 को, कितना आ गया 300। 300 में 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 150। तो ये 100 से 200 का जो मिड वैल्यू निकली ये कितनी निकली, या मध्य मूल्य जो निकला ये निकला 150। तो इस तरह से हम वर्ग सीमाएं, वर्ग विस्तार और मध्य मूल्य को आसानी से बता सकते हैं। आगे देखिए अपवर्जीय श्रेणी, सबसे पहला है इसमें अपवर्जीय श्रेणी या एक्सक्लूसिव सीरीज। अपवर्जीय श्रेणी वह रीति है जिसमें एक वर्गांतर की ऊपरी सीमा उससे अगले वर्ग की निचली सीमा के बराबर होती है। यहाँ पे देखिए जैसे 0 से 10 है, 10 से 20 है, तो 0 से 10 में निम्न सीमा कितनी है 0, उच्च सीमा कितनी है 10। और दूसरे वाले में देखिए ये निम्न सीमा 10 है, उच्च सीमा कितनी है 20। तो इसका भी हमने देखा अपवर्जीय श्रेणी वह रीति है जिसमें एक वर्गांतर की ऊपरी सीमा उससे अगले वर्ग की निचली सीमा के बराबर होती है। तो यहाँ पे देखिए इसकी उच्च सीमा ये है, ऊपरी सीमा या उच्च सीमा, इसकी ऊपरी सीमा दूसरे वर्ग की निम्न सीमा है, तो ये अपवर्जीय श्रेणी कहलाती है। इस रीति को अपवर्जीय इसलिए कहा जाता है कि यदि कोई पद किसी वर्गांतर की ऊपरी सीमा के बराबर है तो उस पद को वर्ग में शामिल नहीं किया जाता है, वह पद अगले वर्ग में शामिल होता है। इसका मतलब क्या हुआ, 0 से 10 अंक यहाँ पे जैसे लिखे हैं, अगर 10 अंक दिए हुए हैं तो ये 10 अंक यहाँ शामिल ना होकर ऊपरी सीमा में नीचे वाले वर्ग में शामिल होंगे। अब यहाँ पे देखिए एक उदाहरण दिया है, 25 विद्यार्थियों के अंक दिए हुए हैं, ये कच्चे आंकड़े हैं, इसको समझना थोड़ा मुश्किल होता है। ये 25 जो विद्यार्थी हैं उसके अंक दिए हैं। अब इसको हम थोड़ा व्यवस्थित तरीके से लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे,
0 से 10 अंक कितने बच्चों के मिले हैं, 10 से 20 अंक कितने छात्रों को मिले हैं, इसी तरह से 20 से 30 अंक जो हैं कितने छात्रों को प्राप्त है। तो इस तरह से हम एक पूरी टेबल बना लेंगे। अब इसमें देखिए हम मिलान चिन्ह के द्वारा भी इनकी फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति बता सकते हैं और हम संख्या के द्वारा भी लिख सकते हैं इसको। अब इसमें देखिए अगर हमने देखना है 0 से 10 कितने बच्चों के हैं, अब हम यहाँ देख सकते हैं कितने बच्चों के हैं। ये है देखिए 7 नंबर, एक ये हो गया, 2, 3। तो इस तरह से अगर हम गिनेंगे तो देखिए कितने बच्चों के आ जाएंगे, ये 11 बच्चों के 0 से 10 नंबर है। ठीक है, इसको हम मिलान चिन्ह के द्वारा भी दिखा सकते हैं। अब मिलान चिन्ह के द्वारा हम कैसे दिखाते हैं इसको देखिए मिलान चिन्ह के द्वारा दिखाने के लिए हम करेंगे, अगर हमने 11 लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 1, 2, 3, 4 और 5 लिखने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे कर देंगे इसको, ये 5 हो जाएगा। इसी तरह से 5 के बाद 6, 7, 8, 9 और फिर 10, ये 10 हो गया। और अगला एक और है ये 11, तो इसको हम आसानी से गिन सकते हैं, 5, 10 और एक 11। इसको मिलान चिन्ह कहा जाता है, ये मिलान चिन्ह है। ठीक है, और इसको हम संख्या से भी लिख सकते हैं, कितना है, 11। तो इसका मतलब क्या हो गया, 0 से 10 अंक 11 बच्चों के आए, ये फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति भी कहलाती है और इसको हम मिलान चिन्ह के द्वारा भी दिखा सकते हैं। लेकिन मिलान चिन्ह में ये होता है कि अगर बहुत ज़्यादा संख्या है, बहुत बड़ी संख्या है, मान लो हमको लिखना है 200 लिखना है, ये बड़ी संख्या है, या 2000 लिखना है, बड़ी संख्या है, इसको मिलान चिन्ह से लिखना उस समय कठिन हो जाता है थोड़ा, तो उस समय हम संख्या के रूप में इसको लिखते हैं। इसी तरह से देखिए यहाँ पे 40 से 50 अंक कितने छात्रों के आए हैं, इस जो कच्चे आंकड़े दिए हैं इससे हम देख सकते हैं 40 से 50 आंकड़े कितने बच्चों के हैं। देखिए एक बच्चे का ये 42 हैं और एक के ये भी 42 आंकड़े नंबर हैं, ये भी 42 हैं, ये कितने बच्चों के हैं, 3 बच्चों के नंबर 40 से 50 के बीच में। अब इसमें देखिए जो 30 का अंक है, यहाँ पे एक नंबर दे रखा है 30, ये 30 नंबर को हम इस वाले वर्ग में नहीं जोड़ेंगे, इसमें नहीं लेंगे, इसको हम लेंगे इसमें, इसकी, क्योंकि ये निम्न सीमा है। अभी हमने देखा अपवर्जी श्रेणी में जो वर्ग होता है इसमें निम्न सीमा को तो लिया जाता है लेकिन उच्च सीमा का अंक को नहीं लिखा जाता है। अब है समावेशी श्रेणी या इंक्लूसिव सीरीज। इस श्रेणी के अंतर्गत वर्गांतर की ऊपरी सीमा अगले वर्गांतर की निचली सीमा के बराबर नहीं होती, बल्कि वर्गांतर की निचली और ऊपरी सीमा के से संबंधित दोनों पद वर्गांतर में शामिल किए जाते हैं। जैसे 10 से 19 के अंतर्गत वर्गांतर में 10 से लेकर 19 तक की संख्या शामिल होती है, दोनों इंक्लूड करते हैं, दोनों संख्या को इंक्लूड करते हैं, इसलिए इस श्रेणी को समावेशी श्रेणी या इंक्लूसिव सीरीज कहा जाता है। अब इसमें देखिए यहाँ पे अपवर्जित श्रेणी में यहाँ पे जो कॉलम बनाए हैं ये है अपवर्जित श्रेणी और यहाँ पर है समावेशी श्रेणी। इसमें है अपवर्जी में क्या है 0.5 से 9.5 और अगली जो वर्ग है ये 9.5 से 19.5 और समावेशी में क्या है 0 से 9 और 10 से 19। तो इसमें देखिए क्या है अपवर्जी श्रेणी में अपर लिमिट या उच्च सीमा या ऊपरी सीमा इसमें शामिल नहीं होगी, वो इसमें शामिल होगी क्योंकि ये इसकी निम्न सीमा है। समावेशी श्रेणी में क्या होता है, जैसे 10 से 19 है, इसमें 10 का अंक भी शामिल होगा, 19 का अंक भी शामिल होगा, मतलब लोअर लिमिट या अपर लिमिट, या इसको हम कह सकते हैं उच्च सीमा और निम्न सीमा दोनों इसके अंतर्गत शामिल होगी, इसको समावेशी श्रेणी कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिए एक उदाहरण दिया हुआ है, किसी कक्षा में 25 विद्यार्थियों ने परीक्षाएं दी और 50 अंकों में से उनके प्राप्त जो अंक हैं वो इस तरह से हैं, ये 25 छात्रों के अंक हैं।
तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं कच्चे आंकड़े हैं, क्योंकि इसको समझना थोड़ा आसान नहीं होता है। अब इसका हम क्या करते हैं, वर्गीकरण कर देते हैं। इसको अगर हम अपवर्जित श्रेणी में बनाते हैं तो हम इसको इस तरह से बनाएंगे। 0 से 10 कितने छात्रों के हैं, 10 से 20 कितने छात्रों के नंबर हैं, या 20 से 30, तो हमने ये बनाएंगे। ये टोटल कितना आएगा, 25 आएगा, ये 25 छात्रों के। कैसे, देखो 5 और 8 13, 13 में 5 जोड़ेंगे 18, 18 में 3 जोड़ देंगे 21, 21 में 4 जोड़ देंगे 25। तो ये 25 छात्रों के अंक हो गए। अब समावेशी श्रेणी हमने कैसे बनाई है, देखो 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29। तो ये श्रेणी में क्या है, देखिए यहाँ पर हमने फिर बच्चों की संख्या लिखी है, लेकिन इसमें क्या है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों शामिल होंगी, ऊपरी सीमा और निम्न सीमा दोनों शामिल होंगी। अब इसमें भी हम जोड़ेंगे तब भी छात्र की संख्या कितनी आएगी, ये 25 ही आएगी। तो इस तरह से हम ये जो प्राप्तांक दिए हुए हैं 25 छात्रों के, इसको अपवर्जित श्रेणी भी बना सकते हैं और समावेशी श्रेणी भी बना सकते हैं। तो इस तरह से आंकड़ों को समझना जो है ये आसान हो जाता है। और आरोही क्रम में देखिए कैसे लिखते हैं, इस प्रकार की श्रेणी में छोटे मूल्य से आरंभ करके क्रमशः बड़े मूल्य लिखते हैं। आरोही श्रेणी या असेंडिंग ऑर्डर सीरीज इसको कहते हैं। यहाँ पे वर्गांतर दिया है, देखिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ये बढ़ते हुए क्रम में है, असेंडिंग ऑर्डर में है, इसलिए इसको आरोही श्रेणी कहते हैं। यहाँ पे आवृत्ति दे रखी है। अब आगे देखिए, अवरोही क्रम श्रेणी, यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं या अवरोही क्रम में लिखते हैं। सबसे पहले बड़े अंक और उसके बाद कम होते जाते हैं, छोटे होते जाते हैं अंक। अवरोही क्रम में बड़े मूल्य से प्रारंभ करके क्रमशः छोटे मूल्य लिखते हैं। इसको डिसेंडिंग ऑर्डर सीरीज या अवरोही क्रम श्रेणी कहा जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए 40 से 50, 30 से 40, ये घटते हुए क्रम में लिखा है, इसलिए ये श्रेणी अवरोही क्रम श्रेणी या डिसेंडिंग ऑर्डर सीरीज कहलाती है। अब है खुले सिरे वाली श्रेणी। अब है देखिए इसमें ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इसको कहते हैं। इस प्रकार की श्रेणी में किसी प्रकार की कोई सीमा नहीं दी होती है, अतः यह खुले सिरे वाली श्रेणी कहलाती है। इस प्रकार की श्रेणियों के उस वर्गांतरों की सीमा का मूल्य जिसका दिया नहीं है, उसके साथ वाले वर्गांतरों के आधार पर अनुमानित कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 10 से कम लिखा हुआ है, यहाँ 0 से 10 नहीं लिखा हुआ है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन या खुले सिरों वाली श्रेणी कहते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है 40 से अधिक, लेकिन 40 से अधिक हम कितना मानेंगे, ये जो वर्ग अंतर दिए हुए हैं बीच में, इसी के आधार पर इसको मान लिया जाता है। जैसे 40 से अधिक का मतलब हम यहाँ पे लेंगे 40 से 50, या 10 से कम का मतलब 0 से 10। तो इस तरह की श्रेणी जो होती है ये खुले सिरे वाली श्रेणी कहलाती है। फिर से देखिए इसको, इस प्रकार की श्रेणी में किसी प्रकार की कोई सीमा नहीं दी होती है, अतः यह खुले सिरे वाली श्रेणी कहलाती है। इस प्रकार की श्रेणियों के उस वर्गांतरों की सीमा का मूल्य जिसका दिया नहीं है, उसके साथ वाले वर्गांतरों के आधार पर अनुमानित कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए इसका अपर लिमिट नहीं दी है, तो हम इसको वर्गांतर कितना है यहाँ पे 10, 20 से 30 का मतलब बीच का अंतर 10 के बराबर है, तो यहाँ पर भी इतना ही ले लेते हैं। कितना मान लेंगे, 40 से 50 इसको ले लेंगे। फिर है संचयी आवृत्ति श्रेणी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। कोई पद किसी वर्ग में जितनी बार आता है वही उस पद की आवृत्ति कहलाती है, परंतु कभी कभी वर्गों की व्यक्तिगत आवृत्ति अलग अलग न देकर उन्हें संचयी रूप में प्रस्तुत किया जाता है। संचयी आवृत्ति की दशा में वर्ग की उच्च और निम्न दोनों सीमाएं नहीं दी जाती। उच्च सीमा के आधार पर संचयी आवृत्ति लिखते समय उनसे पहले से कम शब्द का प्रयोग किया जाता है। निचली सीमा के अनुसार संचयी आवृत्ति लिखने में से अधिक का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें देखिए यहाँ पे दे रखा है वर्ग अंतराल
और दे रखे हैं यहाँ पे 0 से 10 और इनकी आवृत्ति दे रखी है, यहाँ पे आवृत्ति ये दी हुई है। अब अगर हमें बनाना है से कम प्रकृति के रूप में संचयी आवृत्ति श्रेणी बनानी है। 10 से कम कितने छात्रों के मार्क्स हैं? 2 छात्रों के, तो यहाँ पे संचयी आवृत्ति कितनी हो गई? 2। 20 से कम कितने छात्रों के मार्क्स हैं? 3 और प्लस 2 कितना हो गया? 5। इसी तरह से 30 से कम कितने छात्रों के मार्क्स हैं यहाँ पे? तो कितने हो गए? 5 और 3 और 2, इनको जोड़ देंगे कितना आ गया? 10। इसी तरह से 40 से कम में क्या आ जाएगा? इन सबको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 18। तो इस तरह से हम संचयी आवृत्ति श्रेणी बना सकते हैं। अगर हमको आवृत्ति दे रखी है तो हम संचयी आवृत्ति श्रेणी को आसानी से बना सकते हैं। अब है मध्य मूल्यों वाली श्रेणी या मिड वैल्यू सीरीज इसको कहते हैं। जब श्रेणी के वर्गांतरों के केवल मध्य मूल्य तथा आवृत्ति दी गई हो तो उसे मध्य मूल्य वाली श्रेणी कहते हैं। यहाँ पे देखिए मध्य मूल्य दिए गए हैं 5 और आवृत्ति दे रखी है 60, और यहाँ पे दे रखा मध्य मूल्य 15, आवृत्ति दे रखी है 32। तो इस तरह से यहाँ पे जो दिए हैं ये वर्ग अंतराल न देकर मध्य मूल्य या इसको कहते हैं मिड वैल्यू दे रखी है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? मध्य मूल्यों वाली श्रेणी इसको कहते हैं। अब देखिए मध्य मूल्यों वाली श्रेणी में अगर हमें इसका वर्ग अंतराल निकालना है, वर्ग अंतराल के रूप में लिखना है, कैसे लिखेंगे हम इसको? इसमें हम पहले निकालेंगे लोअर लिमिट। ये लिखा है L1, L1 का मतलब लोअर लिमिट। तो L1 कैसे निकालेंगे? बराबर कितना है? M। M का मतलब मिड वैल्यू कितनी है? 5 माइनस कितना है? 1/2 गुणा I। I का मतलब है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल कितना है यहाँ पे? 10। 5 से 15 का अंतर 10 है, 15 से 25 का अंतर कितना है? 10 है। तो वर्ग अंतराल कितना हो गया? 10। तो क्लास इंटरवल कितना हो गया? 10। तो हम इसको लिख लेंगे कितना हो गया है? 2 से इसको काट देंगे कितना आ गया? 5। 5 माइनस 5 कितना हो गया? 0। तो लोअर लिमिट कितनी हो गई इसकी? ऊपर वाले की 0। ठीक है। अब यहाँ पर इसकी अपर लिमिट निकालेंगे, तो अपर लिमिट निकालते समय कैसे लिखेंगे? इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? L1 के बदले हम L2 लिख देंगे। L2 का मतलब अपर लिमिट या उच्च सीमा, और यहाँ पे जो माइनस है यहाँ पे हम प्लस कर देंगे। अब इसमें क्या हो जाएगा? देखिए L1 L2 बराबर M का मतलब कितना हो गया? 5। अब माइनस के बदले हम कितना लिखेंगे? प्लस 1/2, ये 1/2 गुणा क्लास इंटरवल कितना हो गया? I का मतलब क्लास इंटरवल 10 है, यहाँ पे ये 10 आ जाएगा। इसको इससे काट देंगे कितना आ गया? 5। तो 5 प्लस 5 कितना हो गया? 10। तो ये कितना हो गया? 0 नहीं, यहाँ पर आ जाएगा। इसको हम फिर से लिख लेते हैं। अपर लिमिट कितनी लोअर लिमिट कितनी आ गई? 0। अपर लिमिट कितनी आ गई? 10। तो ये वर्ग अंतराल कितना हो गया? 0 से 10। इसी तरह से अगर हमें दूसरा वाला देखिए जहाँ पे मिड वैल्यू 15 दे रखी है, 15 का हमको वर्ग अंतराल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? लोअर लिमिट इसकी निकालेंगे, L1 निकालेंगे। L1 बराबर कितना हो गया? M बराबर कितना हो गया? 15, और ये कितना हो जाएगा? माइनस 1/2 गुणा I ले है, I का मतलब कितना हो गया? 10। अब इसको करेंगे हम, कितना हो गया? 2 से इसको काटेंगे, 5 बार गया है। 15 में से 5 को घटा देंगे, कितना आ गया? 5। तो यहाँ पे 15 में से 5 को घटा देंगे, कितना आया? 10। लोअर लिमिट कितनी हो गई? 10। और अपर लिमिट कैसे निकालेंगे? L2 बराबर कितना हो जाएगा? M प्लस हो जाएगा माइनस के बदले, तो उस समय कितना हो जाएगा? M बराबर कितना है? 15, और प्लस कर देंगे हम यहाँ पे 1/2, ये ऐसे ही रहेगा। क्लास इंटरवल कितना है? 10 है। अब इसको इससे काटेंगे, कितना हो गया? 5। 15 में 5 जोड़ेंगे, कितना आ गया? 20। तो क्लास इंटरवल कितना हो गया? 10 से 20। तो इस तरह से हम मध्य मूल्य से क्लास इंटरवल बना के भी ये पूरी श्रेणी तैयार कर सकते हैं।
तो इस तरह से आपने ये पूरे चैप्टर में देखा आंकड़ों का व्यवस्थितीकरण और वर्गीकरण या कलेक्शन ऑफ डाटा या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा और क्लासिफिकेशन।